स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने के बाद में एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स थे, उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे डीवी के लिए। उस डीवी के लिए जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो भी उन्होंने माँगा होगा, उसमें जो फ़ोटो लगेगा वो अटैच्ड होना चाहिए बाय एनी गेज़ेटेड ऑफिसर और बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर ही और शी अटेम्प्टेड द लास्ट टाइम, ठीक है? जहाँ पर भी उसने लास्ट टाइम जो क्वालिफ़िकेशन ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमडी करी है कहीं से, और यूपी की वैकेंसीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर वेट ओवर होता है और फाइनली जो पीएससी है यूपी का, उन्होंने वैकेंसीज़ को रिलीज़ कर दिया है। लास्ट जो वैकेंसीज़ हुई थी, वो 2022 में हुई थी और उनकी जॉइनिंग अभी तक चल रही है एक्चुअली में, ठीक है? तो ये मान के चलना कि जो भी अब वैकेंसीज़ निकली हैं ये, इनकी जॉइनिंग एट लीस्ट 2 ईयर तो लेगी ही लेगी, ठीक है? हाँ, एग्ज़ाम प्रोसेस और इंटरव्यू लगभग 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन होते-होते आपका लगभग डेढ़ साल लग ही जाएगा, 18 मंथ एट लीस्ट मान के चलना। अगर फिर भी स्पीड अप में होता है काम क्योंकि 2027 के मार्च के आसपास में यूपी में इलेक्शन भी है, ठीक है? तो पीएससी कोशिश करेगा कि उससे पहले-पहले आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा-सा आपको पहले प्रोसेस फ़ास्ट करके आपको जॉइनिंग जल्दी दे दी जाए, सो दैट पॉलिटिकली ये थोड़ा-सा गवर्नमेंट के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो, है ना? अब बात करते हैं, जो नोटिफ़िकेशन आया उसके बारे में देख लेते हैं और उसमें ये भी देखेंगे हम कि क्या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ठीक है? सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कब से ये जो नोटिफ़िकेशन है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि आज, ठीक है? 22 जैन तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये नोटिफ़िकेशन देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, कहीं पर किसी को डाउट होगा, तो हो सकता है वो क्लियर हो जाए, है ना? ओटीआर ये तो मस्ट है सभी के लिए, लेकिन ओटीआर के लिए भी एक कंडीशन है, वो इसी नोटिफ़िकेशन में मैं थोड़ा-सा नीचे जो है वो बताता हूँ कि ओटीआर के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ना? तो सबसे पहले इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू मेक ओटीआर। ओटीआर करना है सभी को, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है? इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी इस नोटिफ़िकेशन में लिखा है, दैट इज़ मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स, ठीक है? जिसका अभी तक ओटीआर नहीं हुआ है, जिसने पहले कभी यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, आपने वहाँ पे उस टाइम पे जो ओटीआर किया होगा वो भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाकर आपको अपना वो रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? आप इस वेबसाइट पर जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू एंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द स्टेजेस और आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखनी है, ठीक है? एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पुलिस वेरिफिकेशन पर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट माँगा जा सकता है। तो जितने भी स्टेप्स आपसे कंप्लीट कराए जाएँगे, उन सभी स्टेप्स की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। आपको कोई भी हार्ड कॉपी किसी भी डॉक्यूमेंट की कमीशन को नहीं भेजनी है, ठीक है? बट ये क्लियरली बोल दिया गया है, जब आपसे कमीशन पूछता है या माँगता है आपसे कोई डॉक्यूमेंट, तो आपको हार्ड फॉर्म में अपनी जो कॉपीज़ हैं, उसको प्रेज़ेंट करना होगा, ठीक है? और अलग से इसका कम्युनिकेशन कर दिया जाएगा, अलग से एक नोटिस निकाल के बता दिया जाएगा कि हमें कब आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? ये सब बेसिक डिटेल है, यहाँ पर जाके फॉर्म अवेलेबल है, यू कैन फिल दैट फॉर्म। आई विल ट्राई कि किसी एक स्टूडेंट का मैं फॉर्म फिल करके आपके सामने ला सकूँ कि कैसे-कैसे फिल होना है और कहाँ पर क्या डॉक्यूमेंट अटैच्ड होगा, ठीक है? ये इन्होंने दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कितने स्टेज में कंप्लीट होगा, तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ओटीआर के लिए, ऑथेंटिकेट होगा जो आपके फ़ोन नंबर से भी, ठीक है? तो ओटीपी वगैरह जो आएगा उसके थ्रू आप अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना। फिर सेकंड स्टेज में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेज में आपने ओटीआर के थ्रू जो भी अपनी बेसिक डिटेल के लिए जो जनरेट किया था, डिटेल्स लाइक यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह उनका यूज़ होगा और थर्ड स्टेप में पेमेंट के लिए है, ठीक है? एंड फोर्थ स्टेज में आपको क्या करना है, द कैंडिडेट विल हैव टू टेक अ प्रिंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू कीप सेफ विद हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है? इट कैन बी आस्क्ड बाय द कमीशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ योर सिलेक्शन जर्नी, ठीक है? आगे चलते हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने बोला है, उसको देखते हैं कि क्या-क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर का जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है वो, ठीक है? एंड एड्रेस, जो भी क्लेम किए जा रहे हैं, उनके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो कैंडिडेट के जो भी हैं, वो टिल लास्ट डेट और मॉडिफिकेशन डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओनली कंसिडर्ड वैलिड। यानी कि जो 22 जैन लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उस तक आपके जो भी जितने भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन है, उन पर डेट इससे पहले की होनी चाहिए। इसके बाद बना हुआ जो भी सर्टिफिकेट होगा, वो कोई भी हो सकता है। इसके बाद कोई भी सर्टिफिकेट होगा, वो इनवैलिड होगा। इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये बता दूँ कि हरियाणा में जब जो पोस्ट निकली थी, तो उनमें भी कुछ कैंडिडेट्स का ऐसे मैटर अभी कोर्ट में है, सो दैट आपको भी ये चीज़ें ना फेस करनी पड़े। आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले-पहले तक। सेकंड थिंग इज़ फेक जो भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइक डोमिसाइल बनवा लिया इसके चक्कर में, है ना? यूपी में रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये सब चीज़ें अगर कमीशन को पता लगती हैं, तो आपका जो कैंडिडेचर है, वो रिजेक्ट होगा और आपको डिबार कर दिया जाएगा फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन एंड ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्यूचर में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, सभी से आपको डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है? और ऑल्सो अदर प्यूनिटिव एक्शन विल बी इनिशिएटेड और जो भी बाय लॉ जो भी पनिशमेंट हो सकती है आपके ऊपर, वो केसेस उस तरीके चल सकते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल सो दैट एनी काइंड ऑफ मिसप्रेजेंटेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विल लीड टू यू सम काइंड ऑफ प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट यू, ठीक है? बाकी ये जनरल डिटेल्स हैं, आप पढ़ सकते हो, ठीक है?
अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट या कैंसल ना हो, तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है इज़ नॉट सबमिटेड ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर आप प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं देते हैं, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ इज़ नॉट मेंशन्ड या फिर आप गलत डेट मेंशन कर देते हैं, वो चीज़। दूसरा, ओवर एज या अंडर एज स्टूडेंट है, आपको अपना कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 2025 अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी एज को इस डेट तक आप कैलकुलेट कर लेना। अगर वो 40 ईयर या 40 ईयर का जो भी कैटेगरी वाइज़ रिलैक्सेशन होता है, लाइक 3 ईयर फॉर ओबीसी एंड एससी-एसटी का अलग-अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है? तो वो डेट है 1st ऑफ जुलाई 2025। चलिए आप देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो फीस है आपको कितनी पे करनी है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और ओबीसी की जितनी भी कैटेगरी है, ₹105 आपको पे करने हैं। जितने भी स्टूडेंट एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी से हैं, आपको टोटल 65 पे करने हैं एंड डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 25 है। पॉइंट नंबर 6, यहाँ से आयुर्वेद से रिलेटेड या हमारा जो डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड वैकेंसीज़ के बारे में दिया गया है। सबसे पहले चिकित्साधिकारी, मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेद के अंदर जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट है 168, ठीक है? बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ग्रुप बी की गेज़ेटेड पोस्ट है जिनका लेवल पे लेवल 10 होने वाला है और अभी पे कमीशन भी आ रहा है। तो आफ्टर पे कमीशन आपकी सैलरी 1,60,000 से अबव ही जाने वाली है पर मंथ। सो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम एंड इसमें हरियाणा की तरह थ्योरी पेपर और यू कैन से सब्जेक्टिव पेपर भी नहीं है। सिर्फ़ आपको एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है एंड सेकंड इंटरव्यू। और इसमें भी एक अच्छी बात ये है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो 75% का पोर्शन है और इंटरव्यू का सिर्फ 25% पोर्शन है। अगर आपका थ्योरी का एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है, तो यू कैन हैव बेनिफिट। अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा-सा बेकार की तरफ भी हो जाता है, तो भी आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ का, है ना? तो ये टोटली डिपेंडेंट नहीं है कि आपका स्क्रीनिंग के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है क्योंकि हरियाणा में जो पोस्ट आई थी, उसकी जो प्री हुआ था उनका, उसकी कोई भी जो मार्क्स थे, वो मार्क्स कैलकुलेट ही नहीं हुए थे। सिर्फ सब्जेक्टिव देखा था उन्होंने एंड इंटरव्यू, ठीक है? यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं। लास्ट ईयर इंटरव्यू जो हुआ था, उससे पहले डीवी हुआ था, ठीक है? तो डीवी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स निकाल दिए गए थे, तो मेक श्योर कर लेना आप इंटरव्यू से पहले यानी कि अभी इंटरव्यू तो बहुत देर की बात है, आप अभी 22 जनवरी से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, उनको एक बार रीचेक कर लो, उनके अंदर डेट्स क्या हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही वो होने चाहिए, ठीक है? तो ताकि आपको आगे इन फ्यूचर कोई भी इश्यू ना हो। फिर भी अगर किसी का कुछ दिन पुराना है और अगर बनवा सकते हो, तो आई विल से बनवा लेना, ठीक है? अभी एक स्टूडेंट स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने ही मुझसे शेयर किया कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है एंड डोमिसाइल है, वो थोड़ा-सा आप एक बार रीचेक कर लेना क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि वो करंट फाइनेंशियल ईयर का माँग लेते हैं। रादर डोमिसाइल इतना मैटर नहीं करता है। मैटर तो कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं करता बट ओबीसी के लिए वो मैटर कर जाता है एक्चुअली क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो 3 फाइनेंशियल ईयर का देखा जाता है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, देन आपका सर्टिफिकेट वो बनता है। तो आप एक बार मेक श्योर कर लेना कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से कम है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की, है ना? उसके बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है? ऐसा कुछ रूल है आई मीन आप एक बार कन्फर्म कर लेना फिर भी कि ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है? डोमिसाइल भी अगर आप लॉन्ग टर्म से रह रहे हैं वहाँ पे दिल्ली मतलब यूपी के अंदर एंड आपके पास ऑलरेडी है डोमिसाइल, अगर वो आपका रिन्यू होने में कोई इश्यू नहीं है, 1-2 हज़ार रुपए लगते हैं या जो भी मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बाद में कोई दिक्कत ना आए। कमीशन ये बोल दे कि डेट नहीं, आपकी पुरानी डेट है, आपका डोमिसाइल बहुत पुराना है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का ये नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट के जो एड्रेस है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ का अगर आपके पास टाइम है कराने का, आप चाहते हैं करवाना और करवा सकते हैं, देन मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर करवा लेनी चाहिए पहले ही। इसमें ज़्यादा दिन नहीं लगते, ठीक है? आप प्रायोरिटी बेसिस पे कराएँगे तो हार्डली 1 वीक तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको देख लेनी चाहिए बिफोर फिलिंग दिस एग्ज़ामिनेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें यू शुड हैव डिग्री 5 ईयर कोर्स डिग्री दैट यू कैन से बीएमएस डिग्री होनी चाहिए आपके पास। सेकंडली आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज़ वैद्य उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जो उनका इंडियन मेडिसिन बोर्ड है उसके अंदर आप रजिस्टर्ड होने चाहिए ऑलरेडी एंड आपके पास 6 मंथ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखो यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न ये है कि वो यूपी का ही होना चाहिए या कहीं का भी चल जाएगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही थोड़ा-सा इश्यू आया था। तो जो इंटर्नशिप वाला पीरियड होता है ना वही आपका कैलकुलेट होता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। क्योंकि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर लास्ट वैकेंसीज़ में क्वालीफाई किया है और जो जॉइनिंग ले चुके हैं, उनका जो रिकॉर्ड रहा है मैं उनके बेसिस पर ही आपको बता रहा हूँ कि उनके साथ भी सेम चीज़ थी। वो सिर्फ़ इंटर्नशिप में ही थे एंड देन दे अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट एंड दे क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम एंड जॉइन्ड, ठीक है? तो जो आपने इंटर्नशिप में किया है अपना 1 साल का एक्सपीरियंस, उसी में से 6 मंथ वो यहाँ पर माँगते हैं, ठीक है? एट लीस्ट वो हो, ओके? और अगर बात करें प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, अगर आप पीजी हैं, तो आपको प्रेफ़रेंस दी जाएगी, ठीक है? चलिए, ये हो गई आपकी बातें चिकित्सा अधिकारी की जो पोस्ट है 168 उनके लिए। अब ये देख लेते हैं जो कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो मेडिकल ऑफ़िसर की पोस्ट आई हैं, उनका क्या थोड़ा-सा सिनेरियो है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जो पोस्ट है ना 888 आपके सामने जो नंबर दिख रहा है, ये आयुर्वेदा एंड यूनानी दोनों की मिक्स है, ठीक है? इसमें से शायद ये बाद में या फ़ॉर्म फिल करते वक़्त कुछ क्लैरिफ़िकेशन वहाँ पर होगा या फिर बाद में कुछ आएगा कि कितनी वैकेंसीज़ आयुर्वेद की हैं इसमें और कितनी यूनानी की हैं, है ना? तो आप ये मान के चल सकते हो कि 60% आयुर्वेद की होगी इनमें से और लगभग 40% यूनानी की हो सकती है। 60-40 का तो रेशियो डिवाइडेड होगा इनके। वो बाद के जो नोटिफ़िकेशन है उसमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है पता कि कितनी आयुर्वेद में है, कितनी यूनानी में।
ठीक है? रिज़र्व अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ये सब आपके सामने लिखा हुआ है। फीमेल्स के लिए 176 ठीक है? इसका भी सेम पे लेवल है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, ग्रुप बी की गेज़ेटेड पोस्ट है, ठीक है? अगर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो सेम जो कि अभी ऊपर मैंने आपसे डिस्कस की, वही है एंड प्रेफ़रेंशियल क्वालिफ़िकेशन में पीजी, ठीक है? या फिर आप कैंडिडेट हैं जो कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए 2 साल तक सर्व किया हो या फिर आप बी सर्टिफ़िकेट नेशनल कैडेट कॉर्प शैल के इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफ़िकेट हो, ठीक है? ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। प्रेफ़रेंस इन द सेंस मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपने पीजी की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एमडी हैं, तो आपको एक तरीके से प्रेफ़रेंस मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के फॉर्म में भी हो सकता है कि पीजी की है तो आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा काउंट कर लिए जाएँगे, ऐसा हो सकता है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो कैसे प्रेफ़रेंस देंगे इस चीज़ को। बट हाँ, इंटरव्यू में आपको प्रेफ़रेंस मिल सकता है, ठीक है ना? कि कितने स्टूडेंट्स पीजी करके आए हैं, तो उनको एक तरीके से बिना पॉइंट के भी प्रेफ़रेंस मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है? आगे यूनानी के लिए चीज़ें हैं कुछ और हमारी मतलब का इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है, एग्ज़ाम कैसे होगा, कब तक होगा, ठीक है? कब तक तो नहीं है एक्चुअली में, ठीक है? लेकिन हाँ, ये बताया उन्होंने कि एग्ज़ाम किस तरीके से हेल्ड होगा, कैसे स्टेप्स होंगे, ठीक है? सबसे पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं कि जिसने भी स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन क्लियर करा होगा, क्वालीफाई किया होगा, वो ही इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा। सेकंड चीज़ इज़ द फाइनल मेरिट ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड बाय एडिंग 75% मार्क्स इन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है ना? स्क्रीनिंग टेस्ट के 75% और इंटरव्यू के 25% जो कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया, है ना? वही चीज़ फाइनल रहेगी और आगे बात करें कि स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन शैल बी हेल्ड एट प्लेसेस एंड ऑन डेट एंड टाइम एज़ इज़ फिक्स्ड बाय द कमीशन, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँ कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ठीक है? स्क्रीनिंग एग्ज़ामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है? पेनल्टी होगी इसकी और वो पेनल्टी होगी 0.33 मार्क्स की, 1/3 की पेनल्टी आपको लगेगी गलत आंसर चूज़ करने पर। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो कोई भी पेनल्टी आपको नहीं लगेगी, जैसा कि ये सभी एग्ज़ाम में नॉर्मली होता है ना? इफ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज़ रॉन्ग आंसर, ठीक है? इफ क्वेश्चन इज़ लेफ्ट ब्लैंक, नो आंसर इज़ गिवन बाय द कैंडिडेट, देन नो पेनल्टी विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द स्टूडेंट, ठीक है? आगे चलते हैं। द नॉलेज ऑफ हिंदी इज़ एसेंशियल, आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, वो मस्ट है। सेकंड आपकी जो कैलकुलेशन है डेट की, वो 1 जुलाई 2025 तक होनी चाहिए, ये मैंने आपको अभी बता दिया, है ना? मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल बाय द 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलॉन्गिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ओबीसी, स्किल्ड प्लेयर ऑफ यूपी ऑफ क्लासिफाइड गेम, ठीक है? तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा उनको जिनके पास में जो भी सर्टिफिकेट्स हैं ये वाले हैं, मतलब इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अपर लिमिट 40 है ना, तो 40 में प्लस 5 कर दो आप, तो 45 ईयर्स मैक्सिमम होने चाहिए किसी भी स्टूडेंट को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है? और ये जो एज रिलैक्सेशन होगा ना, ये सिर्फ़ उन्हीं को मिलेगा जो डोमिसाइल पर्सन है ऑफ यूपी आर एंटाइटल्ड फॉर सच एज रिलैक्सेशन एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ऑफ यूपी। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दिया 4th पॉइंट में कि आफ्टर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन इन द कमीशन, एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन क्वालिफिकेशन एंड कैटेगरी विल नॉट बी एंटर्ड, ठीक है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू के टाइम पर आपके पास ओरिजिनल होनी, फोटोकॉपी नहीं चलेगी और स्टूडेंट के पास में पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ अटैच्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ से उसने लास्ट क्वालिफिकेशन ली थी, वहाँ से अटैच्ड होके एक फोटोग्राफ वो सबमिट करना होगा ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन, ठीक है? या फिर किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से आपका वो फोटो अटैच हो, ठीक है? यानी कि जब आपका स्क्रीनिंग लास्ट ईयर का मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम का स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होने के बाद में एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स थे, उनको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे डीवी के लिए। उस डीवी के लिए जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो भी उन्होंने माँगा होगा, उसमें जो फोटो लगेगा वो अटैच्ड होना चाहिए बाय एनी गेज़ेटेड ऑफिसर और बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर ही और शी अटेम्प्टेड द लास्ट टाइम, ठीक है? जहाँ पर भी उसने लास्ट टाइम जो क्वालिफिकेशन ली है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमडी करी है कहीं से, तो वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से वो फोटो अटैच्ड होनी चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। कैंडिडेट सर्विंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई है ऑलरेडी, तो उसको एनओसी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अगर स्टूडेंट अपनी रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो उनको अपने रिजर्वेशन कैटेगरी को ओटीआर के टाइम पर ही बताना पड़ेगा, ठीक है? तो जब आप ओटीआर फिल कर रहे होंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, देन योर कैटेगरी, ठीक है? और वहाँ पर शायद वो अपलोड करने के लिए भी बोलेंगे डॉक्यूमेंट, तो आपको वो सबमिट करना है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस फिलिंग फॉर्म, ठीक है? फर्स्ट स्टेप ओटीआर ही है, तो ओटीआर के टाइम पर ही आपको अपनी रिजर्व कैटेगरी अनवील करनी होगी और उसके रिगार्डिंग अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करने बोला है, वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है? और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं नीचे इसी फॉर्म के नीचे सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रारूप का होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है? देन यू हैव टू मेक योर सर्टिफिकेट इन दिस फॉर्मेट आल्सो, ठीक है? जनरली सभी सर्टिफिकेट इसी फॉर्मेट में होते हैं, अगर फिर भी नहीं है, तो आपको ये डाउनलोड करके प्रिंट करवा के इसी फॉर्मेट पर बाय हैंड अपना नाम लिख के जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो करवा के जिसके भी साइन होंगे उस पे रिगार्डिंग जो भी अथॉरिटी होगी लाइक जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी या फिर तहसीलदार, उन सभी के साइन, स्टैम्प वगैरह लगवानी है, ठीक है? लेकिन एक बार अपना जो परफॉर्मा है ऑलरेडी जो अगर किसी ने बनवा रखा है, एक बार आप उसको पढ़ लेना फिर भी, अगर वो